मेरा नाम शाहीन मलिक है। 19 नवंबर 2009 को शाम 6 बजे मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था। 2009 से लेकर 2025 यानी कि 24 दिसंबर 2025 तक मैंने अपनी लीगल बैटल लड़ी। पर दुख की बात यह है कि तब भी मैं अपना केस हार गई। एसिड अटैक होने में ना कुछ सेकंड्स लगते हैं। वो सेकंड्स ना आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देते हैं। आप जहाँ बैठे हो सिर्फ कुछ सेकंड में आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। कहीं भी जाओगे आपको आसानी से एसिड मिल जाएगा। मतलब आप सोचो 20 रुपए की बॉटल आपकी ज़िंदगी के 20 साल और 20 लाख रुपए देकर भी वो चीज़ वापस नहीं मिल सकती आपको। एसिड का असर टाइम के साथ बढ़ता रहता है क्योंकि आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है, आपकी बोन्स तक चला जाता है वो। मैं कहूँगी सिर्फ कहानियाँ हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसा खुदा ने मुझे बनाया था मुझे कभी कोई दोबारा वैसा नहीं बना सकता। अब वो सिर्फ यादें हैं, पुराना चेहरा मेरा जिन्हें मैं याद कर सकती हूँ। पिंपल हो जाता है तो हम इतना सोचते हैं, सोचो किसी की आँख ही निकाल ली तो वो कितना सोचेगा। मुझे कई बार मेरे जो एक्यूज़्ड हैं यशविंदर, मनदीप और बाला, इनकी तरफ से करोड़ों रुपए ऑफ़र किए गए। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी उस टाइम पर कि मैं वो पैसा ले लूँ, नहीं तो कोर्ट तो मतलब मुझे ज़िंदगी के बहुत साल कोर्ट में देने पड़ेंगे। मतलब मैं हैरान हूँ कि इतनी इनसेंसिटिविटी कैसे है जुडिशरी में कि उनको दिखता है कि एक लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ है, उसको अपनी ज़िंदगी के 10 साल इलाज में देने पड़े, वो ठीक से देख नहीं सकती है, एक आँख कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है, दूसरी आँख से भी पूरी ज़िंदगी मुझे इलाज कराना पड़ेगा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? हमले से पहले की लाइफ अगर मैं बताऊँ, बचपन में बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह कि मैं बहुत पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग करना है। पर मैं एक कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उन्हें थोड़ा मतलब बाहर आने जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है। और उनके साथ मेरी इस बात पर थोड़ी अनबन हुई कि मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ और वो चाहते थे कि हम शादी कर दें अभी, और इसी के चलते मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। 2007 में मैंने दिल्ली से अपना घर छोड़कर पानीपत चली गई थी। तो मैंने वहाँ पर नौकरी ढूंढने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो मुझे दिखाई दी कि कई नौकरियाँ हैं। तो मैंने उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली गेन कॉलेज में मैंने फ़ोन किया और वहाँ पर वो जॉब अवेलेबल थी। क्योंकि मैं दिल्ली से थी, क्योंकि मैं देखने में ठीक लगती थी, तो मुझे वहाँ पर इंटरव्यू में क्लियर कर दिया गया और कहा कि आप ज्वाइन कर सकते हो। 2007 में जब मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली, शुरू में लगा कि सब ठीक है। जो वहाँ का एम्प्लॉयर था यशविंदर मलिक, वो मुझ पर एक्स्ट्रा ध्यान देता था और जब मैंने बताया मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ तो थोड़ा मतलब मुझे केयर भी कर रहा है, तो मुझे लगा वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उसकी वो चीज़ें ना वो ऑब्सेशन में बदलने लगी। वो पॉजेसिव हो गया कि अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँ तो किससे बात कर रही हो, और फ़ोन छीन लेना। एक बार उसने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया, सिम भी तोड़ दिया, और अननेसेसरी देर तक मुझे बिठा के रखना। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तब तक मैं वहाँ MBA में एडमिशन भी ले चुकी थी और वहीं पर एज अ स्टूडेंट काउंसलर जॉब कर रही थी और MBA में एडमिशन थे। मेरे 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो चुके थे, जो मार्कशीट्स भी मेरे एम्प्लॉयर के पास थी, उसने मुझे कभी नहीं दी थी वो। और फिर जब मैं उसकी इन हरकतों से परेशान होकर कहीं और नौकरी ढूंढने लगी तो वहाँ भी उसने अपने कुछ लोगों को भेजकर मुझे वहाँ से निकलवा दिया। उसका कहना था कि मैं उस शहर में रहकर कभी कहीं और काम नहीं कर सकती हूँ, और उसकी इन सारी हरकतों के बारे में उसकी बीवी को भी पता था, जिसका नाम बाला है। उसको लगता था कि मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए, इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि अक्सर इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार एक लड़की को ही ठहरा दिया जाता है।
तो जब ये ज़्यादा हुआ तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और मैंने कहा कि मैं अब यहाँ पर और काम नहीं करूँगी। तो रेजिग्नेशन देने के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मल रहीं। मुझे लगा कि अच्छा है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन 19 नवंबर 2009 को मेरे साथ ये एसिड अटैक हो जाता है। पहले तो मुझे वहीं से ज़बरदस्ती एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो मेरा एम्प्लॉयर लेके जाता है। मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन किसी तरह मैं अपने घर वालों के पास फ़ोन करवाती हूँ क्योंकि भीड़ इकट्ठी थी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि मेरे घर पर कोई फ़ोन कर दे। तो पानीपत के एक लोकल हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया और उन्होंने दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन वो फिर भी मुझे पीजीआई रोहतक लेकर गए। वहाँ पर मेरी फैमिली पहुँच गई और वो मुझे दिल्ली ले आई। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया, पर वहाँ भी जो एम्प्लॉयर है वो ज़बरदस्ती घुसा और उसने मुझे वहाँ भी धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मतलब अभी तो ये हुआ है, बाद में जान से भी जाओगी। और जो उसकी वाइफ थी बाला, मैंने 1 जनवरी 2010 को यानी अटैक के 40 डेज़ के बाद पुलिस को नाम भी बता दिया था, पर पुलिस ने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। कोई पेपर नहीं है कि उसकी कोई इंटेरोगेशन भी हुई या नहीं हुई। ये केस सिर्फ तब रीओपन हुआ जब डॉक्टर परमिंदर कौर ने इसमें मतलब खुद से इन्वॉल्व हुई। वो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको सबसे पहले इस पर शावर से नहलाना है इसको, तो जो पानी की हर बूंद मुझ पर डल रही थी वो हज़ारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। एसिड अटैक ना दूसरे और क्राइम से बहुत अलग है। ये आपके चेहरे पर आपको दिखता है। हर वक्त जब आप बाहर चलते हो, शीशा देखते हो, आप कहीं तैयार हो रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपको अपने साथ कैरी करना पड़ता है। क्योंकि आप इसको हटा नहीं सकते हो। दूसरे जो क्राइम्स हैं वो आपके चेहरे पर नहीं दिखते हैं। तो इसके साथ फिज़िकल पेन तो है ही, पर इमोशनल मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि लोग आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जब वो आपको घूर कर देख रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी आंखें आपको बता रही होती हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, इसलिए मुझे ऐसा देखा जा रहा है। पहले के जो 2.5 साल थे उसमें मेरी एक आंख तो कम्प्लीटली चली गई थी, जिसकी आईलिड्स तक भी चली गई। लेफ़्ट आई को भी बहुत सीवियर डैमेज हुआ, जिसमें कि मेरी 2.5 साल तक दोनों आँखों को लिड्स को क्लोज़ कर दिया डॉक्टर ने। मैं सिर्फ साइड से थोड़ा देख पाती थी। फिर भी हॉस्पिटल जाना, ठीक से देख ना पाना, कहीं रास्ते में अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो ठोकर लग जाना, या राइट साइड से दिखता नहीं, इससे टकरा जाना। तो मतलब हर वो चीज़ है जो आपको याद दिलाती है कि एसिड अटैक आपके साथ हुआ है। 4 साल तक मैंने अपना चेहरा ढक कर रखा। मैं अपनी छत पे नहीं जाती थी, मैं बालकनी पे नहीं जाती थी। दोस्त रिश्तेदार तो फिर कोई पूछने ही नहीं आया। कहीं कोई जा रहा है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो मैं वॉशरूम में छुप जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा वो ट्रॉमा आपके साथ होता है। 1 जनवरी 2010 की बात है। उस दिन मेरी फ़र्स्ट सर्जरी हुई थी। मैं अभी वो आपको फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी अपनी कि उस दिन मेरी कंडीशन क्या थी। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि पुलिस को बुलाओ, मैं और बताना चाहती हूँ इस अटैक के बारे में। और मैंने पहली बार उस लेडी का नाम भी साथ में लिया और उसके हस्बैंड का, कि ये मेरे साथ एसिड अटैक बाला ने करवाया है। उसका हस्बैंड इस तरह से मुझे हैरेस करता था। लेकिन 4 साल तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब मैं पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती थी, उल्टा मुझे ही धमका दिया जाता था। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब इस दुनिया में तो मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन एक जज ने ऐसा रोल इसमें प्ले किया, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, जिसने इस केस को रीओपन करवाया और मुझे बहुत ही सिक्योर फील करवाया। डॉक्टर परमिंदर कौर की इंटरवेंशन से ये केस रीओपन हुआ। फिर मैंने इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करवाया, क्योंकि वहाँ पर जो मेरी लॉयर थी उनको भी थ्रेट दिया जा रहा था। और फिर रोहिणी कोर्ट में मुझे ज़िंदगी के 11 साल और देने पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी मुझे जस्टिस नहीं मिला। इससे निकलने के लिए वो क्या करती हैं,
ऐसा भी हुआ है कई केसेस में कि किसी लड़की ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो अकेलापन, वो डिसेबिलिटी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है इसमें। मुझे कई बार मेरे जो एक्यूज़ड हैं यशविंदर, मनदीप और बाला, इनकी तरफ से करोड़ों रुपए ऑफ़र किए गए, जो उसमें रिकॉर्ड में भी है कि मैंने बताया है कि कब कब किस किस ने मुझे पैसा ऑफ़र किया है, सेटलमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला भी उस टाइम पर कि मैं वो पैसा ले लूँ, नहीं तो कोर्ट तो मतलब मुझे ज़िंदगी के बहुत साल कोर्ट में देने पड़ेंगे। मुझे कॉम्पनसेशन में कभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरा ज़िंदगी का मकसद था उनको सज़ा दिलवाना जिन्होंने ऐसा किया है। और कॉम्पनसेशन लेकिन मुझे 2018 में मिला, इसके एसिड अटैक के ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद। इसके लिए मुझे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, जिसमें मुझे बताना पड़ा कि मैं इतना खर्च कर चुकी हूँ, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं है। ये रिट मैंने 2014 में फ़ाइल की थी, जब एक्चुअल में मेरी सारी कंडीशन वैसी ही थी। और उसके 4 साल के बाद मुझे ये 3 लाख मुआवजा मिला था। पर मुझे लगता था कि मैं वो पैसा लेकर भी ठीक तो नहीं हो सकती। जो मैंने गंवाया वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। मेरा बिलीफ था कि मुझे अपने हक़ का पैसा चाहिए और मैं उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतना ब्रूटल अटैक किया। तो मुझे आज भी नहीं लगता कि मुझे वो पैसा ले लेना चाहिए था। पर हाँ, एक सवाल ज़रूर इस जस्टिस सिस्टम से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं तो नहीं लूँगी। चलो, मैं एक एक्टिविस्ट बन गई हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ अब, पर वो लड़कियाँ क्या करें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनके हस्बैंड ने ऐसा किया, जिनके साथ बच्चे हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई लॉयर भी नहीं है और जो हम जैसे एनजीओज़ के पास भी नहीं पहुँची। क्या उन्हें सेटलमेंट कर लेनी चाहिए? सवाल तो मेरा खुद सब मीडिया हाउस से, सरकार से, सबसे है, क्या उन्हें सेटलमेंट कर लेनी चाहिए? क्योंकि ज़िंदगी के 15 साल उनके पास कोर्ट को देने के लिए नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर कहने को सारी चीज़ें होती हैं पेपर पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर ज़ीरो होता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट पास होता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा जाता है कि एसिड की सेल को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इलीगल सेल नहीं करेगा एसिड की। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 50,000 रुपये फ़ाइन लगेगा, जो एसडीएम की मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें होंगी। पर एक्चुअल में कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? आप कहीं भी जाओगे आपको आसानी से एसिड मिल जाएगा। मतलब आप सोचो, 20 रुपये की बॉटल आपकी ज़िंदगी के 20 साल और 20 लाख रुपए देकर भी वो चीज़ वापस नहीं मिल सकती आपको। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इसको बैन नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश, जो हमसे एक बहुत छोटी कंट्री है, उसने एसिड की सेल को बैन किया कम्प्लीटली। वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा कुछ ही नहीं है। और मुझे लगता है इसीलिए एसिड अटैक बढ़ भी रहे हैं। ये मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में 2020 में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमें मैंने एसिड सेल बैन की बात की थी कि रिटेल शॉप्स पर एसिड को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों को। इस पे कोर्ट ने थोड़ा सा सीरियसली लिया, लेकिन फिर आखिर वही कह दिया कि गवर्नमेंट को इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और हम डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये सब करिए। पर अगर गवर्नमेंट कर रही होती तो क्या मैं कोर्ट जाती? बहुत सारी सर्वाइवर्स हैं कि जिनके साथ ये उनके अर्ली 20s में अटैक हुआ, पर ज़िंदगी के 8 से 10 साल तो आप नॉर्मल लगा लो कि इलाज में चले जाते हैं, तो 30+ एज हो जाती है, प्लस में डिसफिगरमेंट है, डिसेबिलिटी है। ऑफ कोर्स मतलब वो चाहती हैं कि उनका भी कोई कंपेनियन हो कि जो आगे बढ़े और वो इस तकलीफ़ को बांट सके। वो भी ज़िंदगी में फिर से सपने देखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, शादी, बच्चे, घर, परिवार, अपना करियर, वो सब चाहती हैं। लेकिन बात है कि ये सब उनको मिलता तो नहीं है। और कैसे मिलेगा जब हमारी सोसाइटी भी इतनी इनसेंसिटिव है कि वो कल्प्रिट को तो एक्सेप्ट कर लेगी जिन्होंने किया है, लेकिन वो विक्टिम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि कल्प्रिट से तो आप, जो मेरे ही एक्यूज़ हैं, जो 2 लड़के थे इसमें, उनकी शादी हो गई। वो जब अगली तारीख पे आते हैं तो उनकी नई नवेली दुल्हन साथ आ रही होती है उनके साथ, लेकिन हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें तो कोई नौकरी भी नहीं देना चाहेगा, हमें किराए पे घर भी नहीं देना चाहेगा कोई।
जैसे बॉलीवुड में फिल्मों में दिखा देते हैं कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, बल्कि आप पहले से ज़्यादा बेटर दिखने लगे हो, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी होती है, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेरे साथ अटैक हुआ था तो मैं अपने डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, तो उन्होंने कहा भी 1 साल तक की बात मत करो। मैं सोच रही थी कितने रूड डॉक्टर हैं कि मतलब 1 साल तक मुझसे तो हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड में गिन के गुजार रही थी कि मैं कब जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, कब जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। लेकिन एक्चुअल में पता लगा कि वो डॉक्टर ही सही बोल रहे थे कि 1 साल तक तो आपके सिर्फ घाव ही भर रहे हैं, आपका चेहरा और कितना ख़राब होगा ये आपको आने वाले टाइम पे पता लगता है। हर सर्जरी का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए होता है। आप सोच लो, अगर 20 सर्जरी करानी पड़ी तो मतलब मेरे सर पर 50 लाख का कर्जा हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो लंबी लंबी लाइनों में लगो और एक सर्जरी की डेट आपको 6 महीने की मिलती है। आप फिर उसके बाद 6 महीने बाद दूसरी सर्जरी कराओगे। तो सोचो, जहाँ पर मेरी अगर 20 सर्जरी होनी है तो 10 साल तो मेरे सर्जरी में चले गए। उसके बाद मेरा एक फैमिली मेम्बर भी है जो मुझे पकड़ के चलता है वहाँ पर, जो मुझे टेस्ट कराने हैं, ये सारी चीज़ें करानी हैं। उसके बाद हाइजीन इशू है कि हमारे कई सर्वाइवर्स की वहाँ पर हाई इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि बर्न में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते नहीं है, या तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं लाइफ सेविंग सर्जरीज़ तक। एक बार वो हो गया, वो आपके फेस को कॉस्मेटिकली कितना बेटर कर सकते हैं उसमें उनका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस सब के बाद जहाँ ज़िंदगी में कोई चीज़ खुशी नहीं देती, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं घर वालों से बोलती थी, अगर मेरे कपड़े भी बनाने होते थे, कि जो सबसे सस्ता मिले ना आपको वो ख़रीद के ले आना। मैं कपड़ा देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सारी उम्मीदें तो मर चुकी थी कि मुझे अब कैसा दिखना है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप गुज़रते हो। कोई अगर बैठकर मेकअप कर रहा होता था, या मेरे छोटे भाई की शादी थी जैसे, तो सब तैयार हो रहे थे और मैं अकेले ऊपर जाकर कमरे में रो रही थी, क्योंकि मैं उन सब मेहमानों के बीच नहीं जाना चाहती थी। तो ये सब वक्त से मैं गुजरी हूँ। फिर 2013 से मुझे मौका मिला कुछ और एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलने का, जहाँ पर मुझे उनके लिए काम करने का मौका मिला। और जब मैं उनके लिए काम कर पाई कि उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट करवाया। ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब आया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री इलाज करेंगे, तो हम लेकर गए और वो करवाया, कॉम्पनसेशन दिलवा पाए सरकार से। तो मैंने खुद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील की। तो फिर ये तब दिमाग में ये लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तब ब्रेव सोल्स फाउंडेशन स्टार्ट किया 2021 में। और इसका सबसे पहला इनिशिएटिव था अपना घर। तो जो मुझे लगता है कि मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि अब तक 100 से ज़्यादा सर्वाइवर्स यहाँ रह चुकी हैं, और अपनी ज़िंदगी में मतलब मैंने उनको, उनके चेहरे पर जब वो स्माइल होती है तो उस स्माइल में मेरी जीत होती है। तो जैसे लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2013 में कहा कि कॉम्पनसेशन मिलेगा 3 लाख। फिर 2015 में परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 लाख मिनिमम है, और कोर्ट को और स्टेट को ये पावर है कि वो अकॉर्डिंग टू इंजरी कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। और हम ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। पर प्रॉब्लम वही है कि गाइडलाइंस आ जाती हैं, पॉलिसीज़ आ जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होता है। तो 3 लाख लेने के लिए, जो कि पहले 3 महीने में मिल जाना चाहिए, उसके लिए भी लोगों को 5-5 साल, 8-8 साल इंतज़ार करना पड़ता है। और वो भी हमारे इंटरवेंशन के बाद होता है कि हम लेटर भेज रहे हैं। रिपोर्टेड केसेस बहुत कम हैं और अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो अभी हम देख रहे हैं कि हमें लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देखेंगे तो हज़ारों से ऊपर एसिड अटैक हुए हैं। पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो बहुत सारे केस तो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं, उनको सेटल कर दिया जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये आज भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है। इसमें है कि 10 साल मिनिमम आपको सज़ा मिलेगी और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी। लेकिन होता क्या एक्चुअल में कि हर जज सिर्फ 10 साल की ही सज़ा क्यों देता है, वो क्यों लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, मिनिमम को ही लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए ताकि लोगों में एक डर पैदा हो। अभी तो उनको पता होता है कि हम ऐसा करेंगे
15-16 साल तो कोर्ट में जाएंगे और हमें बेल तो मिल ही जाएगी, देख लेंगे 16 साल बाद क्या होगा। और 16 साल बाद होता क्या है, इस तरह का इनजस्टिस। तो और मुझे लगता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए इसके लिए, जैसे रेप के केसेस में होते हैं, पॉक्सो के केसेस में होते हैं। जुडिशरी की भी और पुलिस की भी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें कि एसिड अटैक विक्टिम खुद और जो रेप सर्वाइवर खुद जाकर उनको सेंसिटाइज करें, बताएं कि हमें किस दर्द से गुजरना पड़ता है, आप इस तरह के केसेस को कितना सेंसिटिविटी के साथ डील करो। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने पुराने चेहरे को, स्पेशली अपनी आँखों को, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ तो क्या है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। मैं दुखी भी होती हूँ, मैं हंसती भी हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ, लेकिन एसिड अटैक का जो एक पेन है ना, वो कॉन्टिन्यूस आपकी ज़िंदगी में बैठ गया है, दिल में बैठ गया है, वो एक कॉर्नर में है। वो आप हंस रहे हो तो भी आपके साथ है, वो आप बाहर जा रहे हो तो भी आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि वो पेन तो कभी कम नहीं हो सकता। उसी से अब वो सिर्फ यादें हैं, पुराना चेहरा मेरा, जिन्हें मैं याद कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं अब मुझे आके ऐसा लगता है कि ये चेहरे को मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मुझे इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसे देखकर दुखी होती हूँ अब। और जहाँ भी जाती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ जाती हूँ, और बल्कि और लड़कियों को भी समझाती हूँ कि उन्हें अपना चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने ऐसा किया उसे शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं, हमें चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कोशिश है कि सर्वाइवर्स को उनमें जितना कॉन्फिडेंस हो सके रीगेन कर सकें, वो फिर से वो समाज में नज़र उठाकर जी सकें। सोलह साल के बाद ये ज़रूर है कि एक सेटबैक तो लगा है कि जस्टिस नहीं मिला, लेकिन ये लड़ाई आखिरी नहीं है। मैं कहूँगी आज भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊँगी और उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उन लोगों में एक डर बैठ सके और इस तरह के क्राइम को रोका जा सके।